हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह आपको 10 बजे तक मिल जाएगी। उसके अलावा कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है तो वहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है, कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती, तो वीडियो रोज सुबह आपको 10 बजे तक अवेलेबल करा दी जाती है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है OR स्टडी पॉइंट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, ये डिस्कशन है आर्टिकल 370 के बारे में। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि जो 370 का मुद्दा था उसके बारे में जुलाई 11 जुलाई 2023 को उसके बारे में फिर से सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनेगी इस मामले को कि ये सही था या सही तरीके से हटाया गया था कि नहीं हटाया गया था, इसमें रूल का फॉलो किया गया था कि नहीं फॉलो किया गया था, इसमें क्या दिक्कतें आई थी या ये ठीक तरीके से लागू किया गया कि नहीं लागू किया, ये सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनेगी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुन नहीं लेता है या 11 जुलाई को कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, 11 जुलाई तक इसमें बहुत सारे आर्टिकल आएंगे इसके बारे में, 370 के बारे में। आप देखेंगे सारे न्यूज चैनल वाले हो गए, सारे न्यूज़पेपर हो गए, इस आर्टिकल को जरूर कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं कि आप जहाँ पे भी देखें 370 लगा हुआ तो वहाँ पे आप तुरंत जाएं और उस न्यूज को सुने या उसके बारे में पढ़ें। देखिए, जब तक 11 जुलाई को कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक के लिए मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप उसको उससे काम चलाएंगे। तब तक आप उसके बहुत ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे क्योंकि अब हर न्यूज़पेपर में हर दिन आए दिन कोई ना कोई न्यूज या कोई ना कोई आर्टिकल इसके बारे में छपेगा क्योंकि ये सब मुद्दा ही है, ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा टाइम लॉस नहीं करना है। हाँ, आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो हो सकता है हम उसको कवर कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि इसमें कौन कौन लोग होंगे, इसको हेड कौन करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको हेड जो करेंगे वो हमारे CJI करेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। वो कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, इसको हेड करेंगे इस कमेटी को। और उसके अलावा कौन होंगे? जो इसके कॉलेजियम में 4 अन्य जज जो होते हैं इस समय, वो 4 लोग, यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे इस बेंच में, जो 11 जुलाई को इसकी सुनवाई करेगी उस मुद्दे की। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ये देखिए, जो आपको बोलना है कि 370 जो है, अनुच्छेद 370, उसको हटाया नहीं गया है। यहाँ पे हटाने का मतलब हो रहा है कि संविधान संशोधन करके फिर उसको संविधान से हटाया जाए, जबकि यहाँ पे इसको हटाया नहीं गया बल्कि इसकी शक्ति जो है समाप्त कर दी गई, यानी अब ये लागू नहीं, इसको निरसित कर दिया गया है। सही शब्द ये आपके लिए कि निरसित कर दिया गया। यहाँ इसको हटाया गया बोलना ठीक नहीं, क्योंकि ये संविधान में अभी भी है, बस इसकी शक्तियां छीन ली गई, अब ये काम नहीं करेगा, ये प्रभाव में नहीं है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच बना रही है, या जो ये बेंच बनी है, कौन सा अनुच्छेद के तहत बनी? तो अनुच्छेद 145 के तहत इसको बनाया गया है। जब भी सुप्रीम कोर्ट बनाएगी कोई बेंच, इसलिए शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है CJI के पास। यानी क्या होता है यहाँ पे? CJI अनुच्छेद 145 के तहत संवैधानिक बेंच का निर्माण करते हैं। और जो ये बेंच बनेगी, संवैधानिक बेंच जो बनेगी, उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए न्यूनतम? तो उसमें न्यूनतम 5 लोग होने चाहिए, एक हेड होगा और फिर 4 होंगे सदस्य। तो यहाँ पे न्यूनतम 5 लोगों की बेंच बनती है। न्यूनतम कह रहा हूँ, ये इसलिए आंकड़ा और बढ़ सकता है, 5, 7, 9, ये हमेशा विषम संख्या में रखा जाता है। क्यों? ताकि फैसले लेने में, डिसीजन लेने में जो है आसानी हो। जैसे अब 5 लोग रहेंगे तो 3 या 2 से हो जाएगा, या 4 1 से हो जाएगा, या 5 0 से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 की बेंच बना दी जाती है तो क्या होगा? 2 लोग इधर हो जाएंगे, 2 लोग उधर हो जाएंगे, कोई डिसीजन आ नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा ये विषम बनाई जाती है, विषम संख्याओं में रखा जाता है। तो ये मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये उसकी सुनवाई क्यों रही? क्योंकि हमारे यहाँ आप देखेंगे सामान्यतः क्या हुआ, अभी तक भारत में संघवाद के खिलाफ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में अभी तक सामान्यतः ये चलता रहा था कि कोई क्षेत्र है, पहले उसको हम लोग मान लीजिए अधिग्रहण करिए, उसके बाद क्या हुआ, वहां पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना के रखते थे, फिर धीरे धीरे उसको राज्य का दर्जा दे देते थे। जबकि जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे में क्या हुआ है, ये पहले से राज्य था, अब इसको क्या किया गया है? तो इसको बना दिया गया है UT, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पे ये मुद्दा पूरी तरीके से उल्टा चला गया है, इसलिए इस पे बहुत विवाद हुआ। उसके अलावा इसको 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको विशेष दर्जा दिया गया था। किसके? कैबिनेट के सुझाव पे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे हमारे? उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो इन्होंने ये कैबिनेट की सिफारिश पे इसको विशेष दर्जा दिया था, अनुच्छेद 370 की शक्तियां दी थी। इस वजह से सब चर्चा में। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आप इसको याद रखें। और फिर जुलाई 11 तक अब इसका वेट करेंगे, जब तक कोई डिसीजन नहीं आता। जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक आए दिन इसके बारे में न्यूज आती रहेगी, आर्टिकल्स आते रहेंगे, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब उस समय राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा अनुच्छेद 145 हो गया जो संवैधानिक बेंच की बनाने की बात करता है। उसके अलावा हेड कौन है इस कमेटी के? तो CJI साहब खुद हैं। उसके अलावा ये शक्ति किसके पास होती है कि संवैधानिक बेंच कौन बनाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI बनाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने वो आपको बता दें, तो उसको आप याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये है अभी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। अब यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से क्या मतलब है, देखिए आप इसको हिंदी में समझेंगे। हरित
ऋण कार्यक्रम। तो ऋण आप समझते हैं क्या है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, यानी अभी इसको ना तो बिल बनाया गया है, ना इसको विधेयक बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, यानी एक खाका खींचा गया है, बेस तैयार किया गया कि ऐसे ऐसे लेकर के चलेंगे, इन चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा में अगर देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या, आप आराम से बेसिक से पूरा समझ लीजिए। उसके बाद वहाँ पे जो पीपीटी में लिखा हुआ है या जो लिखा हुआ पॉइंट है उसको आप देख लेंगे आराम से अपने से खुद। यहाँ पे पहला मुद्दा है कि अगर कोई भी हरित क्षेत्र में या पर्यावरण को सही करने के लिए काम करता है, यानी पर्यावरण अनुकूल अगर आप काम करते हैं तो आपको ऋण दिया जाएगा, आपको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, कुछ छूट दी जाएगी। उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप पानी बचाते हैं या वायु प्रदूषण कम करते हैं तो आपको इस बेस पर ऋण दिया जाएगा या छूट दी जाएगी किसी चीज में, ताकि आप और उसको प्रोत्साहित हो और आप इस चीज को काम और अच्छे से लेकर के चलें और अच्छे से इस काम को करें। ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ मुद्दे भी सामने आएंगे। जैसे अब यहाँ पे कैसे तय करेंगे कि कितना ऋण देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 लीटर पानी बचाया तो अब ये कैसे तय होगा कि आपको कितना ऋण दिया जाए, कितनी छूट दी जाए। या किसी ने 10 पौधे लगाए तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि कितना ऋण दिया जाएगा, कितनी छूट दी जाएगी उसको 10 पौधे लगाने पर या 1 पौधे लगाने पर क्या प्रावधान है। और यहाँ पे एक मुद्दा जो आता है वो ग्रीन वॉशिंग का। अब ग्रीन वॉशिंग का मुद्दा क्या है, देखिए कोई भी कंपनी होगी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, वो क्या कहती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये पर्यावरण अनुकूल है, यानी बाहर बाहर से ये दिखाएगी पर्यावरण अनुकूल है, लेकिन अंदर जब आप उसकी जांच करेंगे तो पता चलता है कि वो पर्यावरण अनुकूल नहीं था। ये एक तरीके की ब्रेन वॉशिंग की गई ना, कि यहाँ पे आपको पर्यावरण अनुकूल बनाया गया, तो इसी को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। यानी ये धोखा है आपके साथ, कस्टमर के साथ एक प्रकार का धोखा है। क्यों? क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूल है, आप इस चक्कर में उसको खरीद ले रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि पर्यावरण अनुकूल नहीं था और इससे पर्यावरण को और नुकसान हुआ है, तो फिर ये हमारे साथ धोखा ही हुआ। ये कस्टमर के साथ धोखा किया जा रहा है। ये टर्म है ग्रीन वॉशिंग, और ये 2022 यूपीएससी प्री में पूछा गया था क्वेश्चन कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखें, ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है कि जब कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये कहे कि इसका प्रोडक्ट, उसका उत्पाद क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन वास्तव में वो पर्यावरण के अनुकूल ना हो, यानी एक प्रकार की धोखा, एक प्रकार की गलत धारणा है। और यहाँ पे ये ऐसे छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो वोल्क्सवैगन टाइप की कंपनियां, इनका भी एक मुद्दा सामने निकल गया था वोल्क्सवैगन का, कि इन्होंने ऐसा किया था कि कहा था पर्यावरण अनुकूल है, लेकिन वो पर्यावरण अनुकूल उनका प्रोडक्ट था नहीं। और दूसरा यहाँ पे आप एप्पल को देखेंगे, आईफोन जो आप बताते हैं ना, आईफोन ये कहता है कि हम पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसने अपने फोन से चार्जर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमने चार्जर देना बंद कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे हम इसका बेसिक पोर्शन देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे क्या क्या कवर किया जाएगा इसके तहत। हरित ऋण कार्यक्रम में किसको किसको कवर करेंगे, तो हो गया व्यक्ति, उद्योग, एफपीओ, यूएलबी के अर्बन लोकल बॉडीज, यानी आप नगर पालिका, नगर पंचायत कह सकते हैं। उसके अलावा ग्राम पंचायतें और निजी क्षेत्र आदि पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए हरित ऋण अर्जित करने में सक्षम हो गए। यानी किसको किसको कवर किया जाए, तो व्यक्ति हो गए, उद्योग हो गए, एफपीओ हो गए, यूएलबी हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, निजी क्षेत्र हो गए। यानी आप देखें एक तरीके से लगभग सभी को कवर किया जा रहा है इसमें। ये सभी लोग हरित ऋण कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए अर्ह होंगे। यहाँ पे बताया प्रस्तावित घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर ग्रीन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकेगा। यह पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं या समुदायों को व्यवहार परिवर्तन की ओर प्रेरित करके टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली के सिद्धांत का पालन करता है। अब यहाँ पे लाइफ क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। इसको किसने शुरू किया था, तो इसका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। तो यही यहाँ पे बताया कि इसमें व्यवहार परिवर्तन किया जाएगा, यानी जो हमारा बिहेवियर है उसमें चेंज लाया जाएगा। जैसे आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, आप देखें कि जो हमारे यहाँ पे शौचालय बनवाए गए थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे लोगों ने शौचालय तो बनवा लिया लेकिन व्यवहार परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी खुले में जाकर के शौच कर रहे थे। उनका मानना ये था कि जब बारिश होगी तब इसको यूज करेंगे, या उसके अलावा कुछ लोग का ये कहना था कि यार सही से हो नहीं पाता है, ये दिक्कतें होती है। उसके अलावा बहुत सारे से प्रॉब्लम लेकर के चलते थे, कहते थे ऐसे नहीं वैसे है, ये नहीं वो है। तो यहाँ पे इस चीज के लिए हमें हरित ऋण कार्यक्रम के लिए क्या करना है, यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन करना है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा, जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम इस चीज को लेकर के चल नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। इसके उद्देश्य क्या है, जीसीपी यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों या व्यक्तिगत या सामुदायिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित आपूर्ति और मांग तंत्र बनाना। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपूर्ति और मांग तंत्र, जैसे बाजार में मांग होगी वैसे आपूर्ति होगी, तो उसी के आधार पर इसको लेकर के चलेंगे। निजी क्षेत्र के साथ साथ अन्य संस्थाओं को अन्य कानूनी ढांचे से उत्पन्न अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी निजी क्षेत्र हो गए, उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र हो गए, उसके अलावा व्यक्ति लोग हो गए या समुदाय हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज हो गए, कोई भी हो गया, यानी लगभग सभी को इसमें कवर किया जा रहा है। जो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करेंगे ताकि अच्छे से इसको लेकर के चले और हमारा पर्यावरण बचा रहे, जिससे अंततः क्या होगा, हमारी धरती, हमारा ग्रह
हमारा जीवन बचा रहेगा। अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो उसका तो कुछ नहीं, नुकसान हमारा ही, अंततः किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, अंततः हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ता है। और हम यहाँ पे देखते हैं जीसीपी का महत्व क्या है। ये अपने तरह का पहला उपकरण है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने तरह का पहला उपकरण जो हरित परियोजनाओं को केवल कार्बन से परे इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को महत्व देने और पुरस्कृत करने का प्रयास करता है। यानी अभी तक हमारा जो ध्यान था वो कहाँ पे था कि कार्बन ट्रेडिंग, या हम कार्बन के ऊपर ही ध्यान देते, कार्बन उत्सर्जन अगर हो रहा है उसको कम किया जाए, उसके अलावा कार्बन उत्सर्जन जो कम करके उसको प्रोत्साहन देंगे, उसके अलावा और भी ऐसी चीजें लेकर के चलते थे, यानी हम कार्बन के इर्द गिर्द घूमते थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि हरित पर्यावरण जो है, हमारा पर्यावरण जो है हरित कवच का बढ़ाया जाए, यानी इसमें पौधे लगाए जाए। अंततः कम तो कार्बन उत्सर्जन ही होगा, लेकिन अब हम इसके सिर्फ कार्बन ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। अब हम किस पे ध्यान दे रहे हैं कि अगर कोई और अच्छे काम कर रहा है, जल बचा रहा है या वायु प्रदूषण को रोक रहा है, तो हम उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएं, यानी हम उसको छूट प्रोवाइड कराएं, सहायता दें उसको, ताकि वो उसको और प्रोत्साहन मिले और वो अच्छी तरीके से काम कर सके इस क्षेत्र में। यह योजना परियोजना समर्थकों को अतिरिक्त रूप से कार्बन बाजारों तक पहुंचने की अनुमति देगी। अब यहाँ पे उन क्षेत्रों या उन उद्योगों या उन गतिविधियों के बारे में बताया गया है जो क्रेडिट प्राप्त करने के योग्य होंगे, यानी यहाँ पे उन क्षेत्रों को कवर किया गया जिनको क्रेडिट दिया जा सकता है। जिसमें पहला क्या, वृक्षारोपण आधारित हरित ऋण। इसमें क्या बताया जा रहा है, वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से देश भर में हरित आवरण बढ़ाने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है, जल आधारित हरित ऋण। अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग से जल संरक्षण हो गया, जल संचयन हो गया और जल उपयोग दक्षता या बचत को बढ़ावा देना। यानी अगर आप क्या करते हैं कि देखिए जो बारिश का जल होता है, अगर आप उसको संचित करते हैं या जल का अपव्यय नहीं करते हैं, जल को संचय करते हैं, इस तरीके से अगर चीजों को लेकर के चलते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पे तीसरा उद्योग कौन सा, सतत कृषि आधारित हरित ऋण हो गया। चौथा उद्योग कौन सा है, अपशिष्ट प्रबंधन आधारित हरित उद्योग। पांचवा कौन है, वायु प्रदूषण कटौती आधारित हरित क्रेडिट। छठवां कौन सा है, मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन आधारित हरित ऋण। अब यहाँ पे आप देखेंगे सतत कृषि से हमें क्या मतलब, यानी इस क्षेत्र में किस किस को दिया जाएगा, तो जैसे हो गया उत्पादित भोजन की उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषण मूल्य में सुधार के लिए प्राकृतिक और पुनर्योजित कृषि प्रथाओं और भूमि बहाली को बढ़ावा देना, इसको कवर करेंगे इसमें। चौथे में किसको कवर करेंगे, यानी अपशिष्ट प्रबंधन आधारित हरित ऋण में, तो वहां पे हो गया संग्रहण, पृथक्करण और उपचार सहित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ और बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना। पांचवा यानी वायु प्रदूषण कटौती आधारित हरित ऋण में किसको देखेंगे, तो वहां पे वायु प्रदूषण को कम करने और अन्य प्रदूषण निवारण गतिविधियों के उपायों को बढ़ावा देने के लिए इसमें देंगे ऋण। उसके अलावा मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन आधारित हरित ऋण, इसमें किसको देखेंगे, तो मैंग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपायों को बढ़ावा देंगे। आप सभी को पता है कि मैंग्रोव जो है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना मजबूत है, क्यों, क्योंकि ये जो है वहाँ पे महासागरीय धाराएं हो गई, उसके अलावा वहाँ पे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, इन सबसे सुरक्षा करता है तटीय क्षेत्रों के मैंग्रोव। उसके अलावा ये कई सारी प्रजातियों को रहने के लिए भी आश्रय गृह के रूप में काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी कवर किया गया इसमें। सातवां कौन सा, तो इको मार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट। इसमें क्या बताया जा रहा है, तो निर्माताओं को अपने सामान और सेवाओं के लिए इको मार्क लेवल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी जो हम निर्मात करते हैं कोई भी सामान, इको मार्क क्या है, तो ये देखिए यूपीपीसीएस में कई बार ये सवाल पूछा है, लगभग हर साल पूछ ही लेता है कि इको मार्क से क्या मतलब है। तो इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो या पर्यावरण अनुकूल हो। अरे यार ट्रेन इतना तेज आवाज कर रही है, ऐसा लग रहा है इसे घर के पास ही चल रही, थोड़ा दूर पे स्टेशन है यहाँ पे, तो ट्रेन की आवाज आती रहती है अक्सर। इको मार्क का क्या मतलब है, देखिए आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, इको यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो मार्क यानी जो उत्पाद आप बनाते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, उसका जब आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो उस पर भी आपको छूट दी जाएगी। आठवां, सतत भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित हरित ऋण। टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना, इसके तहत कवर करेंगे। अब इसमें चिंताएं क्या है, या इसकी हानियां या इसके संभावित मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो इसमें पहला मसौदा इरादा एक अच्छा बयान था, लेकिन इसका कार्यान्वयन बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। क्यों चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह विभिन्न क्रियाओं के बीच समानता स्थापित करने में कठिन होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे इतने 8 उद्योग कवर किया गया, अब यहाँ पे किसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसको कम देंगे। आप यहाँ पे 5 लीटर बराबर 1 पौधा मानेंगे या 5 लीटर बराबर 5 पौधा मानेंगे। फिर उस तरीके से अगर कोई कंपनी है वो अपने और अधिक लेवल पे कर रही है, मान लीजिए वो 100 पौधे लगा रही है, तो आप उसको किसके लेवल पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए इको मार्क आधारित हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सतत कृषि वाला हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, तो आप कितना अपशिष्ट प्रबंधन, मान लीजिए 1 किलो कचरा था, उसको आपने कहीं पे फेंका या आपने उसको सही तरीके से उपचार किया। अब इसके बराबर आप इसको जितना क्रेडिट दे रहे हैं, इसके बराबर किसको रखेंगे, 5 लीटर पानी को रखेंगे या 1 लीटर पानी को रखेंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। उदाहरण के लिए किसने कितना पानी बचाया, वह उत्सर्जन से रोकेगा 1 टन CO2 के बराबर है। यह स्थापित करना मुश्किल है, यानी 1 टन CO2 जो उत्सर्जन होता उसके बराबर कितना पानी बचाया जाए, यानी इसके बराबर कितना जल रखा जाए, 10 लीटर जल रखा जाए तब इसके बराबर हो जाएगा।
या मान लीजिए 5 किलो कचड़े को बचाया जाता है तो 1 टन CO2 के बराबर होगा। तो ये कैसे हम इसको स्थापित करेंगे, कैसे इसका मानक तैयार करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा इसकी निगरानी करना, रिपोर्टिंग करना और सत्यापन करना, ये सारी चुनौतियां इसके सामने आएंगी। अब यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग का मुद्दा है। ग्रीन वॉशिंग का मुद्दा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ग्रीन वॉशिंग का मुद्दा क्या था, उसके बारे में कैसे लेकर के चला गया, इसका मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ये फैक्ट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर स्टेट PSC और यूपीएससी दोनों में पूछे जाते हैं। ग्रीन वॉशिंग तो 2022 में ही पूछा गया यूपीएससी में, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो वो है GE एरोस्पेस साइंस पैक्ट विद HAL। HAL क्या है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कहाँ की भारतीय कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में। अब ये मुद्दा क्या है, ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब जो थे नरेंद्र मोदी जी, कहाँ पे गए थे, यूएसए की यात्रा पर गए होते। तो वहीं पे अब जब कहीं पे आप यात्रा पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई समझौता करके लौटेंगे। सिर्फ घूमने टहलने चाय पीने तो गए नहीं, चाय तो हमारे देश में खुद ही मिल जाएगी। तो वहाँ पे गए थे, मुझे चाय बेचने से कुछ याद आ गया। चलिए कोई बात नहीं, खैर वो अलग मुद्दा है। यहाँ पे देखिए कि जब कोई यात्रा पे गए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे और कुछ उनको दे करके आएंगे, यानी कि दो पक्षीय समझौते करेंगे, दो पक्षीय संबंध जो तो और मजबूत होंगे। तो वहाँ पे यही मुद्दा है कि अभी हमने अमेरिका के साथ एक पैक्ट साइन किया है, एक समझौता साइन किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें हम इंजन निर्माण तकनीक जो है वो हमको देगा अमेरिका। हम यहाँ पे इंजन निर्माण करेंगे और उसकी तकनीक भी लेंगे। अभी तक क्या होता था, अभी तक होता यह था कि हम तो डायरेक्ट बना बनाया आयात कर लेते थे, यानी कोई सामान है, जैसे अभी यहाँ पे देखिए इंजन जो है, इसके अलावा MiG-29 जो एयरक्राफ्ट हो गया, ये सारे मुद्दे हम क्या थे, इनको हम डायरेक्ट आयात करते थे, इनकी टेक्नोलॉजी हमको नहीं मिलती थी, यानी इसको कैसे बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या पदार्थ यूज होंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी, किस मात्रा में यूज होंगी, ये सब हमें नहीं पता होता था। हमें बस बना बनाया मिल जाता था, हम खरीद लेते थे। लेकिन अब इस बार क्या होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार हमको इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगी, एंड इस बार हमको ये भी पता चलेगा कि इसको कैसे बनाना है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इसको कैसे लेकर के चलना है, सारी चीज़ हमें इस बार पता चलेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखते हैं इसका स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका नाम क्या है, तो F414 इंजन की विशेषता और प्रगति आप यहाँ पे देख सकते हैं। F414 इंजन 22,000 LB 98 KN के थ्रस्ट क्लास से संबंधित है। किससे, तो थ्रस्ट क्लास से, आप इसको याद रखेंगे। और इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADE से जैसे उन्नत तकनीकें शामिल है। देखिए यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे ये जनरल साइंस या साइंस एंड टेक के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए इसको कवर करना इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आप उसको सिर्फ आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको ध्यान में रखना है, आपको बार बार पढ़ करके याद करना। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उसके डीप में नहीं जा सकते, फिर उसका पूरा एक चैप्टर हो जाता है ना इन सारी चीज़ों का। जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जैसे उन तकनीक है, तब अब इसको क्या करेंगे हम, इसको पूरा बहुत ज़्यादा लंबा यही टॉपिक हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको पूरा तरीके से नहीं लेके चल सकते। आप यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आप याद कर लेंगे, आप अपने आंसर राइटिंग में यूपीएससी का अगर प्री होता है उसमें आता है तो आप इसको ध्यान रखें कि हाँ इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है बस। क्योंकि अगर इसका हम विश्लेषण करने जाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के पार चल जाएगी वीडियो, उसका कोई मतलब होगा नहीं। तो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स हैं, आप यहाँ पे घबराएंगे नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ धैर्य बना करके। GE इंजन में उन्नत सामग्रियों और शीतलन तकनीकों का उपयोग प्रदर्शन में सुधार और घटक जीवन का विस्तार पर प्रकाश डालता है। F414 संचालित जेट और उसका महत्व क्या है। अमेरिका सहित 8 देशों के पास F414 इंजन द्वारा संचालित विमान है। अब हमने एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें कि हमने जो समझौता किया ना वो जेट के लिए नहीं किया, हमने इंजन के लिए समझौता किया है। ऐसा नहीं कि आप कहीं स्टेटमेंट लेकर के आगे आंसर टाइम की यहाँ पे जेट के लिए समझौता किया गया था, ये इंजन के लिए समझौता किया गया। इंजन क्या, इंजन द्वारा जेट चलाया जाता है ना कि जेट के लिए समझौता हुआ है यहाँ पे। तो ये बताया जा रहा है कि F414 इंजन द्वारा संचालित विमान और किसके पास है, तो अमेरिका सहित 8 देशों के पास और है, जैसे बोइंग A-18EF सुपर हार्नेट और EA-18G ग्रोलर, साथ ही साथ साप के ग्रिपेन EF लड़ाकू विमान। ये सारे 8 प्रकार के और इंजन है जो अमेरिका सहित 8 देशों के पास है। निर्माता की वेबसाइट कोरियाई KFX जैसे उभरते प्लेटफॉर्मों के लिए F414 इंजन के संभावित उपयोग का सुझाव देती है। यानी जो यहाँ पे कोरियाई KFX जैसी वेबसाइट है वो क्या कहते हैं कि F414 जो विमान है वो क्या है, वो बहुत सुरक्षित है, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इसी को लेकर के चलना चाहिए। इसके मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सुझाव देती है वेबसाइट। भारत विशिष्ट संस्करण F414 INS क्या होता है, इंडियन नेशनल शिप यहाँ पे कहते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की वैमानिकी विकास एजेंसी ADA ने LCA तेजस MK2 किसके लिए, तो LCA तेजस MK2 यानी जो ये इंजन लगाया जाएगा वो किस में लगाया जाएगा, तो LCA तेजस MK2 में लगाया जाएगा। ये जो हमारा जेट है, फाइटर जेट है, इसमें लगाया जाएगा F414 इंजन। उसके अलावा LCA तेजस वर्तमान में GE404 IN-20 इंजन का उपयोग करता है। यानी अभी जो हम उपयोग कर रहे हैं तेजस में वो कौन सा इंजन है, तो वो है GE404 IN-20 जो 1970 के दशक में विकसित GE404 इंजन का व्युत्पन्न है।
यानी 1970 में ये बना था GE-404 इंजन। उसी की अगली पीढ़ी का कौन था, तो ये IN-20 इसमें जोड़ देगा। GE-404 IN-20 उसकी अगली पीढ़ी का इंजन था, उसी से बना हुआ था, तो उसका उपयोग अभी तक हम कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे उसका आंतरिक संरचना दिया हुआ है जो इंजन है F414। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन लगा हुआ है, कंबस्टर है, हाई प्रेशर टरबाइन है, उसके अलावा लो प्रेशर टरबाइन है, यानी दो प्रकार की टरबाइन, हाई प्रेशर भी और लो प्रेशर भी। एफ्ट्रीब्यूट एंड नोजल है, उसके अलावा एडवांस्ड कंट्रोल्स है, हाई प्रेशर कंप्रेसर है। ये सारी चीजें इसमें दी। इंजन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया गया। मैक्सिमम डायमीटर कितना है, तो 35 इंच है। लेंथ कितनी, 154 इंच है। उसके अलावा थ्रस्ट क्लास क्या है, तो 22,000 LB है। एयर फ्लो कितना है, तो 170 LB प्रति सेकंड में है। प्रेशर रेशियो कितना है, तो 30:1 है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर आपको याद रहते तो ठीक, नहीं याद रहते तो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे ये सारी चीजें याद रख सकते हैं कि लेंथ कितना है, 154 इंच। ये वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना लेंथ होता था या डायमीटर कितना रहता है। यहाँ पे यूपीएससी में बहुत कम चांस है कि लेंथ और डायमीटर वगैरह जैसी चीजें पूछा। हाँ, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि इसमें दो प्रकार की टरबाइन लगी हुई, जैसे हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे सकता है, यूपीएससी में स्टेटमेंट दे सकता है। ये सारी चीजें आप देखेंगे, PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें आप ये सारी चीजें अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में। ये सारे बहुत टेक्निकल चीजें हैं, आपसे रेयरली ही पूछेगा किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे आप जानेंगे LCA तेजस। LCA क्या होता है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी हल्के लड़ाकू विमान। तेजस MK2 अन्य देशों के सभी देशी हथियार और उन्नत हथियारों को एकीकृत करने के साथ 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को एक साथ ले जाना। LCA तेजस MK का उन्नत संस्करण है। LCA तेजस MK1 के लिए युद्ध लड़ने के लिए मिशन धीरज 57 मिनट था, लेकिन LCA तेजस MK2 के लिए 120 मिनट है। जगुआर MiG-29 और मिराज 2000 के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया जाएगा जब वे एक दशक में स्वनिर्मित होने लगे, यानी जब अगले साल, एक दशक में, अगले 10 सालों में जगुआर हो गया, उसके अलावा MiG-29 और मिराज 2000, ये सारे लोग जब उनकी शक्ति खत्म होने लगी, यानी इनको हटाया जाने लगे, तब इसको किसको लेकर के आएंगे हम, तो LCA तेजस MK2 को लेकर के आएंगे इनकी जगह पे। यही बात बताई जा रही है यहाँ पे। CA MK2 की हथियार ले जाने की क्षमता कितनी होगी, तो यहाँ पे 6.5 टन होगी, यानी 6.5 टन का हथियार ले जा सकता है ये कौन, MK2। उसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक JE का फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक। 414 इंजन LCA MK2 को शक्ति देगा। जानते हैं, अब यहाँ पे हम जानते हैं हल्के लड़ाकू विमान तेजस के बारे में। LCA तेजस सिंगल इंजन मल्टी रोरल लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी इसमें एक ही इंजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लाइट कम्बैक्ट, यानी हल्के लड़ाकू विमान है। लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया था, तो 1984 में शुरू किया गया था, जब उन्होंने LCA कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए वैमानिकी विकास एजेंसी की स्थापना की थी। अब यहाँ पे आप देखें वैमानिकी विकास एजेंसी किसके अंतर्गत आती है, तो DRDO के अंतर्गत। LCA तेजस को भारत के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। इसने पुराने MiG-21 का लड़ाकू विमानों की जगह ली थी, यानी यहाँ पे MiG-21 जो है उसके स्थान पर कौन आया था, तो LCA तेजस आया था। यह दूसरा सुपरसोनिक लड़ाकू जेट है। कौन सा है, तो सुपरसोनिक है। और क्या है, तो लड़ाकू जेट है, जिसे HAL द्वारा विकसित किया गया था। पहला कौन था, तो पहला था HAL HF-24 मारूद, यानी HAL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित किया गया। दूसरा था, सेकंड था तेजस। पहला कौन था, तो पहले यहाँ पे आपको बताया गया HAL HF-24 मारूद। ये अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसे हवा से सतह तक, यहाँ पे 2 बार हो गया, सॉरी, वो PDF में सही कर दूंगा, यानी एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर सटीक निर्देशित और गतिरोध हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये अधिकतम पेलोड क्या होता है, जितना भार वो ले जा सकता है उसको पेलोड कहते हैं। या एयरक्राफ्ट हो गया, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये लोग कितना लोड मैक्सिमम ले सकते हैं, इसको पेलोड कहा जाता है, जितना भारी ले जा सकते हैं। तो अधिकतम पेलोड कितना, 4000 किलोग्राम है। उसके अलावा मैक, इसकी मैक क्या होती है, तो ध्वनि की चाल बटे वस्तु की चाल जो होती है, यानी किस गति से चलेगा। तो 1.8 की अधिकतम गति में भाग ले सकता है। विमान की रेंज कितना है, तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत ने इसके कौन कौन से स्वदेशी कार्यक्रम चलाए इसके लिए, ताकि हम इसको विकसित कर सके अपने देश के अंतर्गत ही। तो स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का सफल परीक्षण जिनमें शामिल है रुस्तम 2 ड्रोन हो गया, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होती है, तो यहाँ पे होती है कि जैसे जिसको एक आदमी लेकर के अपने आप चल सके, यानी जिसको आदमी के द्वारा लेके जाया जा सके, उसके लिए किसी साधन की जरूरत ना पड़े। आप देखेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो उसमें भी मैन पोर्टेबल मिसाइलों का प्रयोग किया गया था, यानी आप उसको कंधे पे रख के चला सकते हैं। अग्नि 5 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर्महाद्वीपीय कहते हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सके, यानी एशिया से यूरोप में जा सके या एशिया से अफ्रीका में जा सके, इस तरीके से जो होता है वहाँ पे एक से दूसरे महाद्वीप में जा सके, जो उसको कहा जाता है अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान। स्वदेशी नौसैनिक जहाजों का प्रक्षेपण और कमीशनिंग जिसमें शामिल है INS करंज पनडुब्बी,
ओपीवी विजय गश्ती जहाज, आईएनएस ध्रुव परमाणु मिसाइल टैंकिंग जहाज, उसके अलावा आईएनएस हिमगिरी स्थित फ्रिगेट। ये चीजें भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की हैं, यानी अपने हिसाब से विकसित किया, हम लोगों ने इसको खुद से बनाया है। अब यहाँ पे आ गया अटेंशन प्लीज, यानी ये जो ऐसे न्यूज हैं जो फैक्ट्स हैं, आप कह सकते हैं तरीके से ऑनलाइन फैक्ट्स हैं, ये डायरेक्ट आपको वनडे एग्जाम हो गया या स्टेट बेस हो गया, इसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाएंगे, यानी आप डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 नंबर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, तो पीएम मोदी क्या होस्ट करेंगे एससीओ के समिट, ये पहली बार होगा। ये कैसे होगा, ये वर्चुअली रूप से होगा, यानी आभासी रूप, यानी ऑनलाइन इसको आयोजित किया जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि कहाँ पे आयोजन होगा, उस जगह का नाम तो आएगा नहीं। हाँ, आयोजन कौन कर रहा है, वो कर रहा है भारत, यानी इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष है भारत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं जो वन लाइनर है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित क्षेत्र का विकास करने के लिए वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया। अब कौन सी सरकार ने किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया वन टैप वन ट्री अभियान। अभी यूपी पीसीएस का मेंस भी होने वाला है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट यहाँ पे ना भी पूछे तो आप अपने आंसर राइटिंग में तो इसको यूज कर ही सकते हैं ना। अगर कहीं भी पर्यावरण रिलेटेड मुद्दा आता है यूपी पीसीएस के मेंस में, तो आप वहाँ उसका उदाहरण दे सकते हैं। वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया, किसके लिए किया, तो हरित क्षेत्र के विकास के लिए किया। इसके नाम से ही पता चलता है कि वन ट्री, तो पौधे क्यों लगाए जाते हैं, हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, तो उसी के लिए किया गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में बात का कौन सा स्थान है, 67वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो इस पे रहा है डेनमार्क, पहले स्थान पर रहा है। और ये इंडेक्स जारी कौन करता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप। विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए $700 मिलियन की सहायता दी। अभी सभी को पता है कि श्रीलंका एकदम दिवालिया हो गया है, उसके यहाँ खाने पीने के लाले पड़े, तो उसके लिए विश्व बैंक ने कितना दिया, $700 मिलियन की सहायता दी। अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल होगा, यानी यहाँ पे देखेंगे आप 2017 में अमेरिका को हटा दिया गया था यूनेस्को से, तब यूनेस्को से फिर यूनेस्को में फिर से शामिल हो रहा है अमेरिका। मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया। किसको किया गया, मैरी कॉम को। ये कौन है, बॉक्सर है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये जिद्दा सऊदी अरब में किया जाएगा। अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, ये इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तमिलनाडु 2023 में शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बनकर उभरा। ऑस्कर विजेता एलन ऑर्किन का निधन हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका निधन हुआ, क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपको 3-4 ऐसे नाम दे देगा और 3-4 आपको फील्ड दे देगा मैच कराने के लिए, तो आपको मैच कराना रहेगा। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एलन ऑर्किन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ किस फील्ड से जुड़े होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे राजनेता, अभिनेता, शिक्षाविद या रसायन शास्त्र, इस तरीके से आपको नाम दे देगा। तो ये कौन थे, अभिनेता थे। ऑस्कर मिला तो आप सभी को पता है एक्टर होंगे, इसलिए यहाँ पे बताया। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।